हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम शिव शंकर सूद है। आर्किटेक्ट हूँ मैं। और ऊर्जा के माध्यम से आज आप सब लोगों के से थोड़ा सा 2041 के ऊपर जो मास्टर प्लान के लिए आजकल चर्चा चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पहले तो थैंक यू बोलूँगा अतुल जी को, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। और इसके अलावा चित्रा जी को, जो कि बहुत ही सिंसियर रूप से इसमें इंटरेस्ट शो कर रही हैं और सब लोगों से कोऑर्डिनेट करके उस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। सबसे पहले तो दोस्तों, जब हम 2041 के लिए मास्टर प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो 2021 का मास्टर प्लान जो सोच के बनाया गया था, क्या वो सक्सेसफुल है, क्या हम वो टारगेट अचीव कर पाए हैं क्योंकि मास्टर प्लान 2021 को लेके हमने सोचे थे। अगर यस, तो हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो इसके फेलियर का कारण क्या है। मेरे ख्याल से ये चौथा मास्टर प्लान है जो हम आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2041 का। और उस 2041 के मास्टर प्लान को बनाने से पहले या उसके ऊपर काम करना शुरू करने से पहले हमें इस बात को ज़रूर असेस करना चाहिए कि आज तक जो मास्टर प्लान बने हैं वो कहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं, कहाँ पर उनका फेलियर रहा है, और वो फेलियर क्यों रहा है। क्यों चंडीगढ़ आज की डेट में भी, जो कि सन 1956-57 में बसा था, आज भी वो कहीं ज़्यादा दिल्ली से अच्छे प्लान सिटी का रूप लिए हुए है। और दिल्ली में हर 20 साल के बाद या 25 साल के बाद मास्टर प्लान को रिवाइज होने के बावजूद हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल हमारी इतनी अधिक फैली हुई है कि हर आदमी अपने अपने एरिया के जो स्ट्रगल्स हैं उन्हीं को लेकर व्यस्त है। कहीं हमने गलती करी है, कहीं हमने अचीवमेंट भी करी होंगी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अचीवमेंट से गलतियां ज़्यादा हुई हैं। और इसीलिए 2041 का जो मास्टर प्लान है उसको बनाने के लिए हमें ये बात को सोचना होगा कि हमारी क्या क्या गलतियां हुई हैं और क्यों हुई हैं। जब तक हम इन चीज़ों को असेस नहीं करेंगे तब तक हम इस बात पे नहीं पहुंच सकते कि 2041 में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या 2041 का मास्टर प्लान बनाने से पहले कुछ स्पेशल चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, या जैसा चल रहा है वैसे ही उसी अप्रोच के संग हम चलते रहेंगे। मैं समझता हूँ दोस्तों, हमारे जो अभी तक के प्लान हैं उनके मेजर फेलियर का कारण एक तो उनका जो मास्टर प्लान बनाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान ये एग्जीक्यूटिव्स का है। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर इन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कहीं ना कहीं उससे अपनी आंखें बंद करी हैं और छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि प्लानर्स की भी कहीं मिस्टेक रही है, क्योंकि उन्होंने सिटी को प्लान तो करते चले गए
मगर उन्होंने दूर तक विजुलाइज करने में कहीं अपनी सोच को लिमिटेशन उसमें फिक्स कर दी। क्यों लुटियंस जोन आज की डेट में भी बढ़िया बना हुआ है, और उसमें आज भी आप जाते हैं कि ऐसा समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्यों हम दूसरी छोटे छोटे एरियाज़ में भी जाते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देती है, एक छोटे सा एरिया ही प्रॉब्लमेटिक लगता है। क्यों करोड़ बाग का सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया बन गया है, या ये क्यों चांदनी चौक का एरिया पूरा पूरा कंजेशन से भर गया है। छोड़िए इन बातों को कि जो पुराने एरियाज थे वो तो कंजेशन में आ ही गए हैं। अगर क्या साउथ दिल्ली, दूसरे एरिया, ईस्ट दिल्ली, जो बड़े बड़े एरिया जो नए उसमें डेवलप हुए हैं, क्या वो कंजेस्टेड से रहित हैं? उनमें भी कंजेस्टेड उतना ही बढ़ता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि हमारे प्लानर्स कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने के बाकी लोग। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को वोट चाहिए, और वोट बैंक के लिए वो कहीं भी सिर झुकाने के लिए तैयार है। वोट बैंक को अपने सही रखने के लिए, साधने के लिए वो हमारी सबकी कुर्बानी देने को तैयार है। उनको केवल वोट दे दीजिए, वो 5 साल के लिए अपने राज्य में चले जाएं, अपने उनकी सारी पावर्स उनके हाथ में आ जाएं, और 5 साल के लिए वो आपकी तरफ से आश्वस्त हो जाएं, और उसके बाद में 5 साल आप उनको भुगतिए, और 5 साल के बाद वो फिर आपसे केवल आपको दिलासे देंगे कि इस बार हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और वो फिर वहीं के वहीं हम बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। तो ये सब जो कमियां हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और इसके पीछे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो 2041 का मास्टर प्लान बनाने की सोच रहे हैं, हम इसको फेल होने से कैसे बचाएं। अगर मास्टर प्लान आप जितना मर्जी अच्छा बना लें, मगर उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल बॉसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट ये सब रहेगा, तो मास्टर प्लान चाहे आप जितना मर्जी अच्छा बना लें, वो फेल होने का उन्होंने एक पास से लिख दिया है कि इसको हमने फेल करना ही करना है। बहुत बड़ा एरिया डेवलप हो गया है, मगर उसकी डेवलपमेंट पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, ना पॉलिटिकल लीडर्स का कंट्रोल है। इनफैक्ट दे आर पार्ट ऑफ इट। मैं तो ऐसा बोलूँगा, दे आर पार्ट ऑफ इट। यमुना का पूरा पूरा जो रिवर बेड है, वो पूरा पूरा कब्जे में आ गया है एक पॉलिटिकल पार्टी का वो गढ़ बन जाए इसलिए, या छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों का इलाके बस गए हैं केवल उसको पॉलिटिकल उसके लीडरशिप के खुश रखने के लिए। ये सब बुराइयां हुई हैं, और अब ये बुराइयां हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गई हैं। अब हम इसको केवल इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इनको हटा नहीं सकते। ये तो आप मान के चलिए, जितना जामिया मिलिया एरिया ने रिवर बेड को इंक्रोच कर लिया है, क्या जहाँ पे 5-5 मंजिल के 6-6 मंजिल के मकान खड़े हुए हैं, जो कि बाइलाज में कहीं नहीं लिखे हुए, मगर आप डीएनडी पे जाइए, आपको पूरा पूरा जामिया जो छोटा सा एरिया होता था, वो पूरा पूरा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का आपको पूरा नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। और ये विदाउट पॉलिटिकल लीडर्स के उसके और ये एग्जीक्यूटिव्स के ये ऐसा नहीं हो सकता था। आज की डेट में भी यही हो रहा है। हर चौराहे पे, हर रोड साइड पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है, और एग्जीक्यूटिव्स
पुलिस, ये लोग छोटी छोटे लालच में उसको बसने दे रहे हैं। सड़क पे जाते हैं, पेडेस्ट्रियन के जो पाथवेज हैं वो छोटी छोटी दुकानों से घिर गए हैं, उन पे उनका कब्जा हो गया है। आदमी जो पाथवेज पे चलना चाहता था वो सड़क पे आ गया है। सड़कें आदमियों के वहाँ आ जाने से सड़कें और नैरो हो गई हैं। जो बड़ी सड़कें भी थी वो भी नैरो हो गई हैं। छोटी सड़कों की तो हम बात बाद में करेंगे, मगर जो बड़ी सड़कें भी थी वो भी इसी कारणों से नैरो होती जा रही हैं। तो हमें इन सब के लिए जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे और जब तक इन चीज़ों का हल, समस्याओं का हल नहीं ढूंढेंगे कि हमारी जो आगे की प्लानिंग है ये फेल ना हो, तो उसके बिना ये सारी जो हमारा एक्सरसाइज है, मैं कहूँगा ये सब वेस्ट है। क्योंकि होना तो वही है जो ये क्लास चाहेगी। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि ड्रॉबैक है, जो पब्लिक जो है वो कहती है ऐसा चलता है, ये सब तो चलता रहेगा, इसमें हमें क्या लेना यार, हमें क्या पढ़ना, हमें क्या करना। और ये अप्रोच जो है यही हमको डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देख के आंखें बंद करने में एक्सपर्ट हैं। हमारे कॉलोनी से बाहर जाने के रास्ते तक 5 दुकानें उल्टे सीधे लोगों की खुल जाती हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमें तो सब्ज़ी खरीदनी है, हमें तो चावल खरीदना है, ये दुकान यहाँ बन गई, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे भी काम आ जाएगी। या ये रेस्टोरेंट ढाबा बन गया है यहाँ पर और ये इंक्रोचमेंट करके खड़ा हो गया है, क्या फ़र्क पड़ता है। या पार्किंग बन गई है, सड़क स्कूटर वाले लाइन लगा के सड़क पे कब्जा करके बैठ गए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। या बसों की लाइनें स्कूल टाइम में पूरा रोड जाम कर देती हैं, एक्सीडेंट प्रोन सड़कें हो जाती हैं, बच्चे जो सड़कों पे इधर उधर क्रॉस कर रहे होते हैं, छोटी सी सड़क पे पों 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 के आवाज़ के बीच में क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो ऐसे नॉर्मल है, थोड़ी देर के लिए है, चलो हो जाए, चलो फिर चल जाए। मगर इसके ये क्या, ये दिस इज़ द आइडियल लिविंग? क्या हमने इसीलिए इस ऐसे डेवलपमेंट करी है? क्या हमने इन्हीं सब चीज़ों को सोच के ही प्लान बनाए थे कि ऐसा होगा? ये पार्क है, पार्क में स्कूल कोई खोलना चाहता है, अपने जानने वाला है, स्कूल खोलना है, उसको अच्छे एरिया में स्कूल खुलवा दें, तो उसका एक पार्क है, उसको पार्क को कन्वर्ट कर दिया स्कूल में। मैंने देखा है, ऐसा होते हुए देखा है। पार्क के अंदर पार्क को डीडीए ने लैंड अलॉट कर दी स्कूल को, और स्कूल बन गया, किसी ने विरोध नहीं किया। 2-4 लोग आए सामने, 2-4 लोगों को शांत कर दिया, उनको ये कह दिया कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये सब जहाँ फाइट हुई वहाँ उन्होंने उसको शिफ्ट भी किया थोड़ा बहुत, मगर ऐसा हो रहा है। और यही कारण है कि हम जो है आज इस सोचने पे मजबूर हैं कि 2041 भी सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी कल जो मीटिंग रखी, जो अभी वेबिनार जो प्लान किया गया था, हम सॉरी दोस्तों, मैं पार्टिसिपेट तो करना चाहता था, मगर प्रॉब्लम कुछ सामने आई और मेरा ऑडियो नहीं चल रहा था। मैं सबको सुन पा रहा था, पर मेरी आवाज़ आगे आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और मैं उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। उस बात का तो मुझे दुख रहेगा। और कल का जो ज़्यादातर डिस्कशन जो था, मैंने देखा हर व्यक्ति ज़्यादातर बेसिकली
हम लोग कंसंट्रेट कर रहे थे पार्किंग के ऊपर, वेहिकुलर मूवमेंट के ऊपर, पार्किंग के ऊपर, बेसिकली पार्किंग के ऊपर। हर व्यक्ति अपने कॉलोनी की पार्किंग के बारे में ही बात कर रहा था और उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और सलूशन ढूंढने की कोशिश क्या कर रहा था, सलूशन प्रोवाइड भी कर रहा था। मैं ऐसा बोलूँगा, कोई कह रहा था पैसे चार्ज कर लेने चाहिए, कोई कह रहा मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं, मैं कहीं भी खड़ी करूँ, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं कहीं अपने गाड़ी खड़ी करूँगा, कहीं भी खड़ी करूँगा। ठीक है जी, ये तो सड़क पे ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मेन रोड पे खड़ी कर देते हैं, कहीं भी खड़ी करेंगे, जहाँ पे 500 रुपये देंगे पर 1000 दे देंगे, सड़क ब्लॉक होती हो जाए, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये सब अप्रोच क्या हम ले सकते हैं? क्या इस अप्रोच के संग हम चल सकते हैं? जो इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं, एक तो पार्किंग मेन रोड पे, पार्किंग कॉलोनी के रोड पे, और फिर पार्किंग कॉलोनी के अंदर जो स्ट्रीट्स हैं उनके ऊपर, और फिर पार्किंग जो डीडीए फ्लैट है उनके अंदर, फिर पार्किंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर, फिर पार्किंग जो जगह जगह लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर, या पार्किंग छोटी मार्केट के अंदर, फिर पार्किंग थोड़े टाइम के लिए, फिर पार्किंग बड़े टाइम के लिए। इतनी सारी पार्किंग की कैटेगरीज हैं कि हमको एक छोटा सा सलूशन देके हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ सकते। पार्किंग चार्ज कर लो जी, कहाँ चार्ज कर लो, काम हो गया? नहीं दोस्तों, केवल पार्किंग चार्ज हो जाना, चार्ज कर लेना, ये आपका सलूशन नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो आज तक नहीं कर पाई कि पब्लिक के अगेंस्ट जाने का, तो वो इस बातों को कहाँ से आपको मान लेगी? दोस्तों, मैंने देखा है कि डीडीए फ्लैट्स जो मेन रोड पे बने आए हुए हैं, उनके अंदर दुकानें खुल गई हैं और दुकानों से भर गए हैं, बिकॉज कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उसको इम्प्लीमेंट, ना तो लोकल लोग और ना ही गवर्नमेंट, ना ही एग्जीक्यूटिव, सबको अपना अपना केवल पैसा पैसा पैसा। पैसा अगर सल्यूशन होता तो ये सल्यूशन बहुत पहले अचीव हो गया होता। पैसा इसका सल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका सल्यूशन केवल ये है कि प्रोवाइड द फैसिलिटी। अगर आप उसको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करोगे तो कोई भी रूल आप बना लोगे, उसका टूटना अनिवार्य है। अगर आप लोकल शॉपिंग सेंटर है, उसके अंदर आपने मार्केट में आपने पार्किंग नहीं प्रोवाइड करी, तो भाई मार्केट तक पहुंचेगा कैसे आदमी? एक मार्केट होती है जो एक लोकल एरिया की होती है, एक मार्केट होती है जो कॉलोनी की होती है। कॉलोनी में डीडीए ने कोई मार्केट डेवलप नहीं करी है। बहुत कम एरियाज हैं ऐसे जहाँ कॉलोनी के अंदर छोटी मार्केट, जिसके अंदर जो डेली बेसिस की जो नीड है वो उनको कैटर कर सकें। ऐसा बहुत कम कॉलोनियों में हुआ है, बहुत कम फ्लैटों में ऐसा हुआ है। और यही कारण है कि वहाँ पे जो गैराज ब्लॉक बनाए तो गैराज ब्लॉक में दुकान खुल गई, कोई फ्लैट है जो रोड पे लगता है तो उसमें दुकान खुल गई। तो फेलियर हुआ है, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ के लोगों की बेसिक नीड को पूरा कर रहे हैं। तो फेलियर प्लानर का तो हुआ है, उन्होंने ये विजुअलाइज ही नहीं किया कि यहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और आजकल तो कोरोना का मामला है,
आप देख रहे हो कोरोना में क्या हाल है। जो लोकल अगर दुकानें होती तो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होती, बड़ी बड़ी मार्केट के बदले। फिर लोकल शॉपिंग सेंटर पे भी अगर आ जाओ तो लोकल शॉपिंग सेंटर के बाहर भी कोई पार्किंग, प्रॉपर पार्किंग की जगह नहीं बनाई गई। और लोकल शॉपिंग सेंटर के बाहर भी जो सड़क है उसी पर अनऑथराइज्ड पर्सन आपसे पार्किंग चार्ज कर रहा है, आपकी गाड़ी लगवा रहा है, आपसे पार्क पैसे ले रहा है। और इस तरीके के गुंडा एलिमेंट उस जगह को अपना बेसिक उसमें यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये पार्किंग, क्योंकि पार्किंग तो वो है नहीं, सड़क के साइड में आपने पार्किंग करवा दी, फिर गाड़ी निकलती है तो आप बाकी पूरा ट्रैफिक रोक देते हैं गाड़ी निकलवाने के लिए। गाड़ी निकलती है तो वो दूर तक लाइन लग जाती है दूसरी तरफ, एक गाड़ी निकालने के लिए और एक गाड़ी खड़ी करने के लिए। दोनों केसेस में ये ऐसा काम होता रहता है और हम ये देख रहे हैं और ये कंटिन्यूस हो रहा है कि ये प्रॉब्लम रेगुलर रूप से फेस करी जा रही है। और इसीलिए अगर थोड़ी रोड की विड्थ ठीक ठीक भी है तो भी ये वो रोड छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उस रोड पे रोड साइड में ही पार्किंग है और रोड से निकलते हुए वो करा जाता है। अब आ जाओ ये बड़े एरियाज के लिए, या मैं पहले कहूँगा कॉलोनियों के लिए। कॉलोनियों में पार्किंग है। कॉलोनियों में पार्किंग दो टाइप की, एक तो प्लॉटेड एरियाज जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर है। मैं लोगों के ऊपर इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को अपने प्लॉट के हिसाब से वहाँ पर वो करना चाहिए। या फिर दूसरी टाइप के लोग हैं, वो डीडीए फ्लैट हैं। डीडीए फ्लैट में पार्किंग, डीडीए फ्लैट में भी पार्किंग जो है वो एडुकेट हुई है, बनी है या नहीं बनी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। तीसरा, जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ में पार्किंग। और चौथा पार्किंग है जो ऐसी जगह पे जहाँ पे मार्केट्स हैं और वो रेजिडेंशियल एरिया में मार्केट डेवलप हो गई है और उसके अंदर पार्किंग के लिए लोग वहाँ पे आते हैं और पार्क करने के लिए जगह ढूंढते हैं। हमारे एक, मैं कल सुन रहा था मित्र ने कि भाई मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं और मेरे 3 बच्चे कमाते हैं और मैं पेमेंट कर सकता हूँ, मैं कितने भी गाड़ियाँ ले लूँ, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ पर गाड़ी के लिए। और वो तो ये सब, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऊंचा और नीचे का भेद चालू करना पड़ेगा। पैसे वाले में और गरीब आदमी में वो करना पड़ेगा। गरीब आदमी गाड़ी भी कम खरीदेगा, ठीक है। अमीर आदमी 4 गाड़ियाँ खरीद सकता है, ठीक है। मगर इस बेसिस पे तो हम गरीब आदमी को अपनी गाड़ी खड़ी करने से नहीं रोक सकते कि तेरे पास पैसा नहीं है। या ये भी एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि जिसके पास पैसा है पार्किंग पहले उनको अलॉट की जाएगी, कि पार्क करने का अधिकार पहले उनका होगा। क्योंकि गरीब आदमी हो सकता है सुबह से लेकर शाम के डेट तक काम करता हो। जैसे फॉर इंस्टाल दुकानदार तो सवेरे 9 बजे गया, रात को 10 बजे आया, उससे पहले सारी गाड़ी की पार्किंग भर गई। क्योंकि 4 गाड़ियों वाले का तो अधिकार है, वो तो पैसे पे के ले लेगा। और उसके बाद तो अधिकार नहीं है, उसके बेचारे को एक गाड़ी भी खड़ी करनी है तो वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्किंग है वो तो बची नहीं।
आपने पार्किंग उसको अलॉट भी नहीं करी। सोसाइटीज़ में ये काम आपको नहीं दिखाई देगा। सोसाइटी जो बनी है उसमें डेवलप हुई हैं, उसमें बताया गया है कि इतनी गाड़ियाँ पर 100 स्क्वायर मीटर आपको गाड़ी प्रोवाइड करनी है। और सोसाइटियों में आप देखोगे ये प्रॉब्लम बहुत कम है। सोसाइटी में जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम आपको कम फेस करते हो। वहाँ पे आप गाड़ियाँ सड़क के ऊपर कम देखोगे, उनका पूरा प्लान तरीके से गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, विद इन द सोसाइटी हो जाती हैं। प्रॉब्लम आ रही है प्लॉटों में और फ्लैटों में, जो डीडीए के द्वारा फ्लैट बनाए गए हैं। दोस्तों, बात यह है कि जब सोसाइटी के जो फ्लैट, जो डीडीए के जो फ्लैट भी बने हैं, उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उन्हीं रूलों को फॉलो किया होगा जो कि सोसाइटी के रूल हैं कि इतने बड़े एरिया में इतने फ्लैट होने चाहिए, इतना ओपन एरिया होना चाहिए, इतने इसके ग्रीन एरिया होना चाहिए, इतना पार्किंग के लिए छोड़ा जाना चाहिए। मगर पार्किंग की वहाँ प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। हर कोई कहता है हर एक जगह फ्री है, कहीं भी खड़ी करूँ, मैं गाड़ी कहीं भी खड़ी करूँ। अगर पहले ही स्टेज पे ही कुछ पार्किंग अलॉट हो जाती कि ये पर्टिकुलर एरिया में ये पार्किंग हमने इनको दी, तो शायद ये आज डेवलप इतना ना होता कि इस फ्लैट के साथ में ये पार्किंग की ये एरिया है, एक या दो कुछ भी हो, तो बात ये थोड़ा सिंपल हो जाती। प्लॉट एरिया को शुरू से कहा गया है कि वो पार्किंग ओपन एरिया, आगे सेटबैक दिया गया है कि गाड़ी उसके अंदर खड़ी होगी। मगर अब FAR बढ़ता चला गया, कहीं ज़्यादा बढ़ गया। मगर पार्किंग का कोई प्रॉब्लम, पार्किंग में कुछ नहीं है। रेट पब्लिक वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, आपके 4 मंजिल के मकान बन गए, अब गाड़ी अंदर खड़ी करने के लिए आपके पास एक भी जगह नहीं है। तो भाई साहब, ये सेटबैक किसके लिए प्रोवाइड किया था? जो शुरू में सेटबैक का प्रोविज़न किया गया था, ये सेटबैक किस लिए था? क्या आपके घर के आगे गार्डन होना चाहिए इसलिए था, या गाड़ी खड़ी करने के लिए था, या अप्रोच कल को जो सड़क है उसकी रोड विड्थ बढ़ानी हो तो उस पर्पज़ के लिए था? किस पर्पज़ के लिए था? मैं तो आगे आजकल कोई भी पर्पज़ उसका देख नहीं पा रहा हूँ। इनफैक्ट उसमें इंक्रोचमेंट ही हो रही है। तो सेटबैक भी जब नक्शा पास कराना होता है तो सेटबैक होता है, उसके बाद उस पर इंक्रोचमेंट होती है, नथिंग एल्स। तो ये सारे फेलियर जो है हमारे रहे हैं, और इन सब फेलियर से निकल के हम यहाँ पर आज स्थिति में पहुँचे। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं SFS फ्लैट में रहता हूँ। किसी की कोई रिजर्व पार्किंग नहीं है, मगर लोग रिजर्व करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और अपने लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है इस काम के लिए। पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो फ्लैट्स हैं उनके साथ में एक प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, और वो प्लॉटेड डेवलपमेंट और हमारे फ्लैट्स को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। कुछ नक्शा ऐसा है कि वो दोनों, उनकी बाउंड्री वाल दोनों में नहीं खींची जा सकती, और रिज़ल्ट ये है उसका कि जितने भी प्लॉट वाले हैं उनके बाद गाड़ियाँ मान लीजिए बढ़ गई, क्योंकि वो प्लॉट बन के बिक रहे हैं, बिल्डर फ्लैट बन रहे हैं, और बिल्डर फ्लैट में जो नया बिल्डर फ्लैट लेता है उसके पास पैसा तो होगा ही, इसीलिए वो नए फ्लैट में आने के वो कर सकता है। मुझे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर वो अगर उसने अपनी पार्किंग नहीं बनाई है तो क्या उसके बिना वो फ्लैट ले सकता है? या
जो जिसने डेवलप किया है वो बेच सकता है, या उसको वो मिनिमम गाड़ियाँ जो एज पर रिक्वायरमेंट है क्या वो उसको दे रहा है। होता ये है दोस्तों, मेरे साथ वाले जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है उसकी 25% गाड़ियाँ हमारे फ्लैट के एरिया में खड़ी होती हैं। हमारे फ्लैट के एरिए के लिए अपने अपने लोगों के लिए गाड़ियाँ की जगह नहीं है, और वो साथ में जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है उसकी गाड़ियाँ हमारे इलाके में खड़ी होती हैं, और इसको लेके सब उदासीन है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब लोग एक ही बात जानते हैं, हम लोग सब एक एक ही थाली में हैं कि चलता है यार, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही चलता है। दूसरा कहता है सबकी जगह ये ओपन एरिया है, कहीं भी खड़ी करूँ मैं। ओपन एरिया सबका एरिया है, तो राष्ट्रपति भवन भाई साहब बहुत बड़ा ओपन एरिया है। लेट्स स्टार्ट पार्किंग योर कार देयर। ओपन एरिया का मतलब ये नहीं है कि आपका अधिकार उस पर हो गया। ओपन एरिया इज लेफ्ट देयर विद अ पर्पज़, और उस पर्पज़ को आप हम डिफीट करने में अपने स्वार्थ के लिए हम जो पर्पज़ है उस एरिया का वो डिफीट कर रहे हैं। हमें इस बात को लेकर बड़े गर्व होता है कि मैंने जी ये काम कर दिया, देखो जी मैं ऐसे कर दिया, मैंने गाड़ी देखो दूसरे के फ्लैट के आगे खड़ी कर दी है, वो देखता हूँ मैं कैसे मेरा वो कर देता हूँ। मतलब इस टाइप से अपने आप को गर्व महसूस करते हैं हम। ये एक तो इसमें जो एलिमेंट है वो गुंडा एलिमेंट है जो कि बदमाशी से चलना चाहता है। एक वो एलिमेंट है जिसमें अपने पैसे का ईमान है, अपने आप को ये समझता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं छूट जाऊँगा, पैसे दे के छूट जाऊँगा, पैसे दे के वो कर लूँगा, हर सेटलमेंट कर लूँगा या कुछ ही भी तरीके से कर लूँगा। और तीसरा वो है तो कहता चलता है यार, यार क्या फ़र्क पड़ता है। और चौथा वो है जो बेचारा काम धाम करके अपने छोटे से एक पार्किंग को ढूंढता फिरता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी, और मैं समझता हूँ ये पैसे का मामला नहीं हो सकता, ये पैसे से नहीं सोल्व किया जा सकता। आप पैसे चार्ज करना चालू कर दें, इससे नहीं कर सकते। आप अगर मैं डीडीए फ्लैट को ले लूँ फॉर इंस्टांस, क्या आप ये मानते हैं कि भी जो फ्लैट में जो रहते हैं उनको पार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या इसलिए फ्लैट बनाए गए थे कि यहाँ पे रहने वाले सारे लोग साइकिलों पे चलेंगे या स्कूटर पे चलेंगे? क्या हमारे प्लानर्स ने ये कभी नहीं सोचा कि ये कल को इसमें एक या दो या तीन गाड़ियाँ भी आ सकती हैं? दोस्तों आती जो है शायद नहीं सोचा, अगर सोचा तो उसका फेलियर किसी के ऊपर तो है, कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर वो जिम्मेदार है तो उसका आप सोल्यूशन जो आज की डेट में सोल्यूशन है उसको भाई ये सोल्यूशन नहीं है कि भाई हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आगे ये हमको नहीं कह सकती कि जी आपसे इतना पैसा लिया जाएगा कल को, क्योंकि आप कॉलोनी की सड़क यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी के अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है आपके फ्लैट का, अगर आपके फ्लैट का 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो एज पर बाइलाज अगर आप 100 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, मैं प्रॉपर्टी टैक्स इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स तो कम पे करते हैं, तो अब जब प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है तो एरिया दिखाते हैं 50 स्क्वायर मीटर, और अगर कब्जा करने की बात है तो उनका उनका जो एरिया होता है 150 स्क्वायर मीटर। तो
तो मैंने इसीलिए इसमें प्रॉपर्टी टैक्स एंगल डाला है बीच में, जो क्या इतना प्रॉपर्टी टैक्स, जितने एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स वो पे करते हैं, क्या उतने एरिया के ऊपर उनका राइट बनता है या नहीं बनता। अगर 100 स्क्वायर मीटर का प्रॉपर्टी टैक्स मैं पे करता हूँ तो मेरे को 2 गाड़ी अपनी कॉलोनी में, अपने एरिया में, अपनी जगह पे फ्री खड़ी करने का अधिकार है कि नहीं है। मैं RWA को पैसे नहीं देता, अगर मैं गवर्नमेंट को तो पैसे देता हूँ ना उस गाड़ी के खड़ी करने के, प्रॉपर्टी टैक्स मेरे से लिया जाता है, वो मैं प्रॉपर्टी टैक्स को पे करता हूँ, रेगुलर रूप से पे करता हूँ, तो उसके बदले में मेरी जो प्रॉपर्टी की जो एरिया के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट है उसको तो गवर्नमेंट पूरा करेगी। अब प्लॉटों पे आ जाता हूँ। प्लॉटों पे आपने पहले FAR 2.5 स्टोरी का था, फिर आपने उसे 3 स्टोरी कर दिया, फिर आपने उसे 4 स्टोरी कर दिया। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, लोगों की फैमिली बढ़ रही है, उन्होंने अपने फ्लैट को 4 मंजिल बना लिया, मगर पार्किंग के लिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पार्किंग को बाहर ही करेंगे, 30 फीट का चौड़ाई प्लॉट की, 4 मंजिल मकान, हर फ्लैट के अगर 100 स्क्वायर मीटर का एरिया भी हो, वैसे तो ज़्यादा एरिया, तो हर फ्लैट को 2 गाड़ियों की जरूरत तो है ही। वो 8 गाड़ियों की जगह क्या उसने अपने प्लॉट के अंदर पार्क करने के लिए बनाई है? नहीं बनाई, क्योंकि सब कुछ फ्री है, कहीं भी कोई भी कुछ भी कर ले। ये अप्रोच काम नहीं करेगी दोस्तों। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है तो आपको गाड़ी FAR आपको तभी आगे बढ़ेगा जब आप उसकी पार्किंग अंदर कर सकते हो। पार्किंग की जगह पहले अंदर होनी चाहिए प्लॉट के अंदर, उसके बाद में आप प्रॉपर्टी डेवलप करो। आप 4 मंजिल बना सकते हो और गाड़ियों की जगह अंदर ही होगी। और इनफैक्ट 100 गज के प्लॉट को भी कम से कम 4 गाड़ियों की जगह अपने उसके अंदर बनानी चाहिए, क्योंकि 100 मीटर की अगर कवर्ड एरिया है तो उसमें 2 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है एज पर बाईलाज। मैं बिल्डिंग बाईलाज की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग बाईलाज ये कहते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर 2 गाड़ियों की जगह आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज सकता हूँ। इतनी डेवलपमेंट हो गई, कोई किसी की चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, सड़क पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, दूसरे की जगह पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। 5-5 मंजिल मकान बन गए, 4 मंजिल छोड़ो आप, 5-5 मंजिल प्लॉटेड डेवलपमेंट को छोड़ो, DDA फ्लैट, वो 5-5 मंजिल जो कि बनाए 3 मंजिल के लिए, बनाए 1 मंजिल के लिए, 2 मंजिल के, 3 मंजिल के लिए हुए हैं, वो भी 5-5 मंजिल बन गए। कल को जब कुछ डिजास्टर होगा तब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए चालू हो जाएंगे। सब एक दूसरे जब कहेंगे ये इसकी गलती है, इसकी गलती है, ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, ये आर्किटेक्चर गलत हो गया, ये इसमें गलत हो गया, ये इसमें गलत हो गया। और सबसे बड़ी गलती तो मगर उसकी है जो उस एरिए में रहते हुए भी उसको अनऑथराइज तरीके से डेवलप होने दे रहा है। वो कम जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, जिम्मेदारी उसकी भी उतनी है, मगर वो इसलिए बच रहा है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं करी जा सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी तो केवल गवर्नमेंट स्टाफ की होगी, और वो क्योंकि गवर्नमेंट में है, आपस में एक दूसरे के ऊपर वो करके दफ़ा दफ़ा करने में दे आर एक्सपर्ट। तो दोस्तों, हर
जो जो ये प्रॉब्लम हर एरिया की प्रॉब्लम, अब मार्केट ले, लोकल शॉपिंग सेंटर ले, लोकल शॉपिंग सेंटर में समझ लो 50 दुकानें होंगी। 50 दुकानों में अगर सब दुकानों पे एट ए टाइम 2 या 3 आदमी भी जाते हैं तो 150 आदमी तो उस मार्केट में है ही है। मैं तो 200 कहूँगा, 150 भी ले ले। और 150 आदमी अगर ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 गाड़ियाँ तो लेके वहाँ पहुँच ही जाते हैं। दोस्तों 25-30 गाड़ियों की जगह भी वहाँ पर नहीं है, प्लान नहीं करी गई है और प्लान करने की कोशिश भी नहीं करी जा रही है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के साधन ही गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप प्लान करने की जो बात ही छोड़ो, सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है इम्प्लीमेंटेशन का। जब तक हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं कर सकते, उसके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों चंडीगढ़ आज की डेट में भी खुला खुला दिखाई देता है? क्यों चंडीगढ़ में आज की डेट में भी कंजेशन नहीं दिखाई देता? उन्होंने अपने आप कंट्रोल करके रखा। मोहाली डेवलप हो गया, पंचकुला डेवलप हो गया, कंट्रोल इज देयर। दिल्ली में गुड़गांव डेवलप हो गया, नोएडा डेवलप हो गया, कंट्रोल जीरो, नो कंट्रोल, एवरीथिंग चलता है। पैसे लाओ जो मर्जी करो, पैसे लाओ जो मर्जी करो, यूनियन है, स्ट्रॉन्ग है, सब काम आप कर सकते हो, जो मर्जी आप तोड़ सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो। तो इसलिए पार्किंग का जो बात है वो इतनी सिंपल नहीं है कि केवल पे करने की बात है। फिर मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इसका अधिकार RWA को दे दो। RWA, मुझे हंसी आती है RWA के ऊपर आज की डेट में। एक एक कॉलोनी में 5-5 RWA, एक दूसरे के कुत्ते, बिल्ली के बैर। कौन लोग RWA चला रहे हैं? वो थोड़े चंद लोग, वो चंद लोग जो कि कुछ पावर, जिनके पास कुछ और काम नहीं है, केवल पावर को ग्रैब करे हुए हैं। और बाकी लोग तो वो है ना, उनके पास टाइम ही नहीं है, जो है या चलता है चलने में। कुछ लोग इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि जो वेंडर हैं वो उनको कुछ हिस्सा दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जूस पी रहे हैं। मेरी कॉलोनी के एक प्रेसिडेंट थे, उनके पास एक जूस वाला, उसकी ये ड्यूटी थी कि उसने 2 गिलास दूध साहब के, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके घर पे दे के आना है। बस उसके लिए वो अपना दिन भर 2 बजे आप यहाँ पे घूमता रहे, कुछ भी करे, वजह थोड़ा ही, बस 2 गिलास जूस उसके, मतलब आप बेसिकली 10-20 रुपये के लिए, 25 रुपये के लिए, उस फायदे के लिए आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो 25 रुपये के लिए फायदे, 25 रुपये के लिए प्रेसिडेंट बनना पसंद करोगे? मैं तो नहीं करूँगा। दोस्तों, जब तक इसके ऊपर की RWA कैसे बनेगी, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या उसके चेंजेस होनी है, कैसे उसमें रेगुलर रूप से डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करना है, जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो सकती तब तक उनको पर कुछ नहीं विश्वास किया जा सकता। तो 25 रुपये के लिए जो आदमी दूसरे के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, क्या उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हम कॉलोनी के फंड्स की कलेक्शन करके दें और फिर वो अपने मजे करे? ऐसा हो रहा है, मैं जानता हूँ ऐसे। दूसरी प्रॉब्लम,
अपने विम्स एंड फैंसी। जो मैं कहता हूँ वो सही है। इस बात को लेके कई प्रेजेंट हैं। उदाहरण देता हूँ, कॉलोनी में होली मनाई जा रही है, होलिका दहन का हो रहा है। होलिका दहन में आपने वो इकट्ठे किए, क्योंकि मेरी आपसे दुश्मनी है, मैं आपको लकड़ी उसमें नहीं डालने दूंगा। दिस हैज़ कम फ्रॉम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, आई विल से। ये मेरे आंखों के सामने हुआ कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की एक दूसरे व्यक्ति से नहीं बनती, तो उसको उसने मना कर दिया कि इसकी ये जो लकड़ी जो है इसके अंदर नहीं रख सकता। क्या हम इस लेवल तक चले गए हैं? क्या ऐसी सोसाइटी को हम अपना अपने अपना वो दे सकते हैं? इस टाइप की गंदी पॉलिटिक्स RWA में है, और ये आपको समझ लेना चाहिए कि सारी RWA में नहीं, मैं ब्लेम कर रहा, मगर ऐसी RWA हैं। मगर आप जो प्लान कर रहे हो वो अपनी RWA के लिए नहीं कर रहे, आप सारे दिल्ली की RWA के लिए प्लान करने की बात कर रहे हैं। तो जब तक ऐसी RWA रहेंगी तब तक लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहेगा। और मैं तो ऐसे बिलीव नहीं करता कि RWA को इस टाइप का कुछ भी पावर दिया जाए जहाँ पे वो आपके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करे। पॉलिटिक्स RWA में घुस चुकी है। हर RWA में आजकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से काम किए जा रहे हैं। जो MLA है, जो उसकी प्रेजेंट, जो RWA का प्रेजेंट उसका है, तो वो उस काम के लिए कर देगा। अगर उसका नहीं है तो उसको नहीं करेगा। जो काउंसलर है आपके RWA, अगर उसके संग उसका अच्छा बर्ताव है, उसका अच्छा, अब उसकी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, तो आपके जो रेन वाटर ड्रेन हैं उनके ऊपर जो कवर का इंतजाम वो कर देगा। अदरवाइज आप 2-2 साल लगे रहो, नहीं करेगा। हम बहुत छोटी लेवल की पॉलिटिक्स पे पहुंच गए हैं, और ये जो पॉलिटिक्स है ये तभी ऐसी दूर हो सकती है जबकि हर आदमी अपने आप में अवेयर हो जाए। और ये अवेयरनेस हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना मैं नहीं समझता कि हम ये सब चीज़ें दूर कर पाएंगे। RWA को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं दे सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो RWA से अपना बिजनेस चलाते हैं। सब्जी वाला उसके बाद पहले आना चाहिए, चौकीदार उसके घर के सामान लाया करेगा। डिफरेंट एस्पेक्ट, सबके अपने अपने इश्यूज। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक ब्लॉक जो 200 फ्लैट हैं, जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वेक्रेटरी सब एक ही जगह के 4 मकानों में रहते हैं, या किसी और दूसरी पॉकेट में 4 मकानों में रहते हैं। क्या है RWA पूरे, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे कॉलोनी में 400 फ्लैट है मान लीजिए, तो क्या 400 फ्लैटों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है? नहीं है। रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे जिनके 15-20 फ्लैटों का ही है, 25 फ्लैटों का, 30 फ्लैट लगा लो, इससे ज़्यादा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सारे एक ही जगह पे आस एक दूसरे के आस रहते हैं, और वही कंटिन्यूसली बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता। क्यों इंटरेस्ट शो नहीं करता? अरे करना तो वो कहते हैं, करना तो इन्होंने अपने मन की है, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हम क्यों इसमें पॉलिटिक्स में पड़े। अगर आज की डेट में ज़माना वो आ गया है, जब तक आप इसमें खुद नहीं घुसोगे तब तक आपको आपकी इज्जत भी नहीं है।
आपको कोई पूछेगा भी नहीं। और यही हमारी इस सिचुएशन का उत्तरदायी है कि हम हर एक तरफ देख के आँख मूंद लेते हैं। हम ये कहते हैं कि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पार्किंग के ऊपर जब मैं बात कर रहा था तो मैं एक मार्केट के लिए पार्किंग के लिए बात कर रहा था। तो उसमें दो टाइप की पार्किंग हो जाती है, एक शॉर्ट टर्म पार्किंग, एक लॉन्ग टर्म पार्किंग। एक दुकानदार है जो सुबह से लेकर शाम तक खड़ी करेगा गाड़ी। एक दूसरा कस्टमर है जिसने 10 मिनट के लिए या 15-20 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए आना है, अपनी जो ज़रूरत के सामान की चीज़ें हैं वो उठानी है, गाड़ी में रखनी, चले जाना है। दोनों को प्रेफरेंस किस में से देना है ये तो मैं डिसाइड करना पड़ेगा ना, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, उस मार्केट तक पहुंचने के लिए कार ही ज़रूरी है या मतलब मैं कार से मेरा मतलब कोई अपना ही व्हीकल ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा। अब कार से मतलब नहीं है, आप स्कूटर भी कह सकते हैं। क्या अपने स्कूटर से ही जाना ज़रूरी है वहाँ तक, या कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आजकल बहुत आ गए हैं कि जो रेगुलर रूप से चलते रहें, जिनको खड़े होने का अधिकार ना हो, जैसे मेट्रो कि एक मेट्रो जाएगी दूसरी मेट्रो वहाँ से निकल पड़ेगी, उनको खड़े होने का अधिकार नहीं है, मेट्रो चलती है। उसी टाइप से क्या ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है कि एक या दो या तीन जैसे ही इकट्ठे हों आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा खड़े ना हों एक जगह पे। आजकल तो मेट्रो के बाहर ही, मेट्रो स्टेशन पे जाओ, बाहर स्कूटरों की ऐसी भीड़ लगी होती है, उन्होंने वहाँ पे जाके ट्रैफिक हमेशा स्लो हो जाता है क्योंकि स्कूटर ही खड़े होते हैं, आधी से ज़्यादा सड़क तो स्कूटरों ने घेरी होती है। नहीं, तीन जैसे जिस तरीके से मेट्रो किसी भी स्टेशन पे आप चले जाएं, लास्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ 3 गाड़ियों से ज़्यादा मेट्रो नहीं खड़ी होती। चौथी गाड़ी आती है तो वहाँ से एक गाड़ी वहाँ से निकलती भी, मैक्सिमम 3 गाड़ियाँ, वैसे 2 ही गाड़ियाँ होती हैं। जब कम का टाइम होता है तब वहाँ पे 3 गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो कम मेट्रो चल रही होती हैं। नहीं तो जब वैसे दिन रात की बात होती है, दिन और शाम की बात होती है, तो 2 गाड़ियाँ भी मुश्किल से वहाँ खड़ी होती हैं। एक गाड़ी खड़ी होती है मैक्सिमम, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है। यही सिस्टम क्या हम अपने कॉलोनी, इनसाइड कॉलोनी नहीं बना सकते, या मेट्रो के स्टेशनों के बाहर भी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बना सकते कि वहाँ पे इस एरिया का यहाँ पे खड़ा है, स्टैंड है और यहाँ पे गाड़ी आएगी, यहीं से बाहर भी घूमते रहेगी, घूमता रहेगा, खड़े होने का अधिकार उसको ना हो। ऐसा कुछ भी सिस्टम हमें सोचना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर पार्किंग भी आपने प्रोवाइड करी है और आप चार्ज भी कर रहे हैं, तो पार्किंग चार्जेज शुड भी, मैं कहूँगा, कम से कम होना चाहिए। कम से कम पार्किंग आप मिनटों के हिसाब से कर लीजिए, मतलब 15 मिनट के लिए इतना पार्किंग है, आधा घंटे के लिए इतना पार्किंग है, मगर बहुत कम, जिससे कि आदमी फटाफट आए और फटाफट करके जाए। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि वो कहता है यार कि भाई इतनी ज़्यादा पार्किंग है तो मैं यहाँ क्यों खड़ी करूँ, मैं दूसरे के ब्लॉक में खड़ी कर देता हूँ, उसके घर के आगे खड़ी कर देता हूँ दूसरे के। ऐसा भी होता है, उसको पिंच होता है, कह रहा है मैं भी ये एक दवाई लेनी है और 5 मिनट नहीं लगेंगे और 50 रुपये ले लेगा। मतलब उसकी खांसी की दवाई उसने लेनी है, वो खांसी की दवाई की कीमत 50 रुपये और उसकी पार्किंग की कीमत 50 रुपये, हो गए 100 रुपये उसके लग गए। वो यही सोचता है यार मैं दूसरी गाड़ी में खड़ी कर देता हूँ, 10 मिनट का तो काम है, 5 मिनट का तो काम है। दूसरा कहता है मैं तो पनीर लेना यार, मैं तो पनीर लेके अभी आया 5 मिनट में, अभी गया और करके आ गया। मतलब यही होगा, उसको कह रहा है कि तेरे 15 मिनट के लिए 5 रुपये लगेंगे तेरे केवल।
तो कहेगा यार चलो 5 रुपये और सही, खड़ी करो गाड़ी सही जगह, सही जगह पे। आप पे हाँ भाई 5 मिनट के बाद आधा घंटा होगा तो 10 रुपये लग जाएंगे, ठीक है, 10 रुपये भी दे देगा। लॉन्ग टर्म पार्किंग, शॉर्ट टर्म पार्किंग, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट उनको करना पड़ेगा, और उसके चार्जेस भी उसी हिसाब से करने पड़ेंगे। किसी को 1 घंटा रुकना है, वैसे 1 घंटा कोई रुकता नहीं है लोकल शॉपिंग सेंटर पे। मुझे कोई ऐसा लोकल शॉपिंग सेंटर हुआ जिसमें 1 घंटा आदमी रुकता होगा, मैं नहीं जानता। करोड़ बाग की बात नहीं कर रहा मैं। करोड़ बाग में तो लोग पूरा दिन बिताने के लिए आते हैं, पार्किंग वो वहाँ पे मार्केट इस टाइप की है कि आपको अपना सामान ढूंढने के लिए, खरीदने के लिए टाइम लगता है। मैं लोकल शॉपिंग सेंटर जैसे साकेत में, गटे क्लास में, या में दूसरे इसमें एरिया में जहाँ पे आदमी की ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए जाता है, जो रेगुलर उसके वो चीज़ें हैं उनको लेने के लिए जाता है, उन जगह पे की बात कर रहा हूँ। और वो फंड कैसे कलेक्ट हों, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि उसके लिए कोई कार्ड ऐसा बनाया जाए जो कि सेंट्रलाइज आपकी वो हो कलेक्शन। आप गए, उसमें आपने पैसे भरवाने हैं, आपने पैसे भरवा लिए, और फिर आप उसको यूज़ करिए कहीं भी जाए। टॉयलेट फैसिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोड साइड आप पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपने पार्किंग 5 मिनट 15 मिनट जो भी पार्किंग हुई उसके हिसाब से आपकी वो उसके स्वाइप किया, पैसे कट गए। या और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पे वो काम आ सकता है, उनको सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक दो चीज़ें नहीं हैं, एक लंबी लिस्ट बन सकती है। मैं कम से कम कहूँगा 5 10 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ आदमी पैसे के लिए दिक्कत फेस करता है, चेंज नहीं है, दूसरी बातें हैं। आजकल पेटीएम का ज़माना है, मगर पेटीएम में आपको कई लोग तो पेटीएम फ्रेंडली नहीं है, और कुछ जो हैं भी तो उनको वो देखने के लिए बड़ा टाइम लगता है, और उसको वो करने के लिए अब टाइम लगता है। इस टाइप की अगर कार्ड होगा तो अनऑथराइज पार्किंग का तो काम ख़त्म। जो जो आदमी पार्किंग करवा रहा है वो ऑथराइज है, ये इस बात से पता चल जाएगा कि जो कार्ड से पेमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर वो कार्ड से पेमेंट ले रहा है तो पार्किंग पैसे तो फिर जहाँ पे कलेक्शन होता है उसका वहाँ से आएगी उसकी, कि उस यूनिट पे जाके आपने पैसे पे किए, वो वहाँ पे रजिस्टर होता रहेगा, तो पैसा उसको वहाँ से मिलेगा। इसलिए जो अनऑथराइज गुंडे खड़े रहते हैं पार्किंग बना के अपनी, वही कहते हैं जी कि हमको तो ऑथराइज पार्किंग है। 60 रुपये लगते हैं मॉल के अंदर पार्किंग करने के लिए, और 60 रुपये वाला बाहर खड़ा है वो 60 रुपये दे रहा होता है। ऐसा भी है। आपको तो दोस्तों पता ही है कि पार्किंग जो मॉल के अंदर है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का झगड़ा मालिकों से चल रहा है, मॉल ओनर से, कि ये पार्किंग तो बेसिकली कस्टमर के लिए बनाई गई थी, उससे आप पैसे चार्ज नहीं कर सकते। दैट इज़ अनदर इशू। अगर वो हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें भी 2 3 एंगल इन्वॉल्व हैं। तो लॉन्ग टर्म जाके आप वहाँ गाड़ी खड़ी करके अगर निकल रहेगा तो वो भी उसका भी एक दूसरा इशू है, तो उसको हम कब सम अदर टाइम डिस्कस इट। तो ये 2 4 छोटे छोटे पॉइंट थे ये। हॉकर्स का रेजिडेंशियल एरिया में हॉकर्स का, वेंडर्स का, ये सारे भी पार्किंग के उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पाथवेज के ऊपर नया काउंसलर आता है, वो उसको अथॉरिटी है कुछ दुकानों के लिए, वो आपके पास पाथवे के ऊपर 2
वो लगा देता है। हर साल दो 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 लगाता जाता है, वहाँ पूरी पूरी लाइन लग जाती है। और इसमें से ज़्यादातर लोग कौन सी दुकानें बनती हैं बीड़ी सिगरेट की। मैं आपको अनुपम पीवीआर नवायत में साकेत में रहता हूँ, साकेत में अनुपम पीवीआर है, ज़रा एक बार चक्कर लगाओ दोस्तों। आपको देखोगे कि सड़क के ऊपर कम से कम नहीं तो 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर 20-25 दुकानें केवल बीड़ी सिगरेट के लिए खुली हुई हैं। और अनऑथराइज पीपल उसके ऊपर बेसिकली है। मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हैंडीकैप है, उसको लाइसेंस मिल सकता है, तो वो हर दूसरे दिन हर साल वो एक नया लाइसेंस अप्लाई करता है और नई दुकान लगा देता है। एक बार तो हमने पकड़ लिया, देख लो ये क्या हो रहा है। हैंडीकैप का मतलब ये थोड़ी है कि कहीं भी दुकान खोलते जाओ और एक नहीं 5 दुकानें 6 दुकानें 8 दुकानें बैठेगा तो एक ही जगह पे कहीं 10 दुकानें बन गई तेरी हैंडीकैप होने के कारण। बैठना कितनी दुकानों पे है, एक दुकान पे तो बैठेगा। तो दोस्तों ये जो दुकानें बनती हैं ना, इनके आगे सड़क पे आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग मेन रोड पे, और उससे सिगरेट लेने के लिए सिगरेट लेते हैं। तो दुकान तो पेडेस्ट्रियन पाथवे के ऊपर बनी हुई थी, सड़क के ऊपर दुकान वो आ गई, ट्रैफिक है वो जाम हो गया। आप बताएं क्या कर सकते हैं। कहीं भी खोलो, एक पॉलिटिकल क्लास हमको बर्बाद करके ही छोड़ने के प्लान बना के आई हुई है। अनुपम पीवीआर का जो छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट में जो ओपन एरिया होता है उसके अंदर इतनी दुकानें बन गई हैं। आप मॉल चले जाइए, सिलेक्ट सिटी वॉक को ले लो। सिलेक्ट सिटी वॉक पे जो ओपन एरिया, जो बीच वाला जो एरिया है पेडेस्ट्रियन के लिए, जो मतलब जो कस्टमर्स के लिए बनाया गया था, आप उस पर ही देखो, दुकानें अलग। उसके बाद में उस एरिया के ऊपर भी धीरे 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 सारा कब्जा होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो भी एक दुकानों का रूप लेता जा रहा है। मतलब जो चलता है वाली हमारी फितरत है, वो हमारे राइट्स के ऊपर कब्जा करती चली जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। इसलिए इस फितरत को मैं ये कहूँगा कि हमें चेंज करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सजग होके अपने राइट्स के लिए फाइट करने की हमें अपने आप में आदत डालनी चाहिए। मेरे ऊपर अगर 3 मंजिल ये फ्लैट बने हुए हैं और चौथी मंजिल बना ली, 5वीं मंजिल बना ली, नीचे स्पोर्ट है तब बना ली, नीचे स्पोर्ट नहीं है तब भी बना ली, कैंटिलीवर पोर्शन है उसके ऊपर भी मकान खड़ा कर दिया। जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि हाउ द स्ट्रक्चर बिहेव कैंटिलीवर के ऊपर और स्पोर्ट के ऊपर। मगर कंटिन्यूसली ये हो रहा है और कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है। जिस दिन डिजास्टर होगा, जिस दिन लफड़ा होगा, उस दिन सारी एक्टिविटीज सारी एक दूसरे, उसको तोड़ो इसको तोड़ो। जैसे करोड़ बाग में वो एक आग लगी थी, उस एक आग के कारण पता नहीं कितने वहाँ पे बंद कर दिए, ये हो गया सो हो गया। पर उससे पहले तो सब चल रहा था ना दोस्तों, चलता है कि फिक्र हमारी ये चलता है चलता है चलता है। तो इसको चेंज करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसको चेंज करने की। सोल्यूशन बहुत हैं, मगर जब तक ये फितरत चेंज नहीं होगी, कोई भी मास्टर प्लान बना लो, फेल होना उसका लाजमी है। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर इसको अपने को स्टॉप करता हूँ और फिर इसके ऊपर अगर कुछ डेलिब्रेट करना होगा तो मैं दोबारा आपके पास आ जाऊँगा, या आप मुझे याद कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू।